नमस्कार। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ पहला हमारे आसपास इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारी पाठ्य पुस्तक परिसर की है। इसमें हमारा पहला पाठ देखिए, हमारे आसपास। ध्यान से देखिए और बताइए, ये सभी वस्तुएं आपने देखा है, आप इसे पहचानते भी हैं। ये किन पदार्थों से बनी है और वे पदार्थ कहाँ से पाए जाते हैं? इन वस्तुओं का उपयोग क्या है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 वस्तु दिखाई गई है। बैट, ये लकड़ी से बना हुआ है और ये लकड़ी हमें परिसर से ही मिलती है। वृक्षों से लकड़ी प्राप्त हम करते हैं और उस लकड़ी से ये बैट बना हुआ है। इसका उपयोग आप खेलने के लिए करते हैं। फिर यहाँ घड़ा देखिए, घड़ा मिट्टी से बना है। मिट्टी हमें परिसर से ही मिलती है। इसका उपयोग हम पानी भरने के लिए करते हैं। उसी तरह से आगे देखिए, कप, कप चीनी मिट्टी से बना हुआ है और चीनी मिट्टी भी हमें परिसर से ही मिलती है। इसका उपयोग हम चाय पीने के लिए करते हैं। आगे देखिए, धागा, धागा कपास से बनता है और कपास हमें परिसर से ही प्राप्त होती है। इसी तरह से आप आगे देखिए, आगे भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं और ये वस्तुएं भी हमें परिसर से ही मिलती है। इनका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से एक तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें इस चित्र में दिखाई गई हैं हमें सब परिसर से ही मिलती है और सब हमारे लिए उपयोगी हैं। चित्र ध्यान से देखिए और उस पर दृष्टि डालिए। आसपास देखिए आपको क्या क्या दिखता है। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं और उन सब के मेल से हमारा परिसर बना है। उसमें मिट्टी है, पत्थर है, रोड है, नदी, नाले, ताल तलैया है, हवा भी है, पहाड़ियाँ तथा टीले भी हैं, जंगल हैं, रेत है, खेत है, घर है, समुद्र है, सड़कें भी हैं, उजड़ी पथरीली भूमि भी है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के प्राणी भी हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से हमारा परिसर सजा हुआ है। हम भी इस परिसर के ही एक भाग हैं। आगे देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? पत्थर। अब हम इसके आगे गौरैया और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर जो है इसकी तुलना करेंगे। हमारे परिसर में देखिए, एक पत्थर है, एक गौरैया भी है। तो जैसे ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहता है। जब तक कोई उसे उठाकर हटाता नहीं है तब तक उसका स्थान बदलता नहीं है। पत्थर कुछ खाता भी नहीं है, इसके लिए वो बढ़ता भी नहीं है। पत्थर के ना ही बच्चे होते हैं, ना ही उसका परिवार होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पत्थर ठोस है और उसमें जान नहीं है। आगे ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको? गौरैया। गौरैया के संबंध में वैसा नहीं होता जैसा पत्थर को देखा था आपने। गौरैया को जीवित रहने के लिए दाना खाना पड़ता है। गौरैयों को घोंसले बनाने पड़ते हैं। इसके लिए गौरैया स्वयं इधर उधर घूमती है। गौरैया कीड़े तथा अनाज के दाने खाती है। दाने खाने पर उनकी वृद्धि होती है। आपने ध्यान से देखा होगा, छोटा सा बच्चा है गौरैया का, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। इस तरह से हमें ये ज्ञात हुआ कि गौरैया में वृद्धि होती है। गौरैया घोंसले में अंडे देती है। अंडों से चूजे बाहर आते हैं। गौरैया अपने चूजों का ध्यान रखती है। गौरैया और पत्थर में यह अंतर क्यों दिखाई देता है? क्या आपने ध्यान से सोचा? गौरैया सजीव है और पत्थर निर्जीव है। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के 2 समूह बनते हैं। आगे हम उन समूहों को देखेंगे। हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के 2 समूह बनते हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव के भी 2 समूह बनते हैं, प्राणी
और वनस्पतियाँ। इस प्रकार प्राणियों के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार बीज से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। ये वनस्पतियों के बच्चे ही हैं। पौधों की वृद्धि होने पर वे छोटे से बड़े होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वनस्पतियाँ सजीव हैं। वनस्पतियाँ भी हलचल करती हैं। कली के खिलने पर फूल बनता है। इस क्रिया में बंद पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, परंतु वनस्पतियों में होने वाली ये हलचलें आसानी से हमारे ध्यान में नहीं आती। पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों की तरह वनस्पतियाँ इधर उधर नहीं जा सकती। जड़ों के सहारे वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर जकड़ी हुई सी स्थिर होती हैं। वनस्पतियों और प्राणियों में यह बहुत बड़ा अंतर है। आगे आप देखिए, चित्र में दी गई वस्तुएं सजीव है या निर्जीव, ये हमें बताना है। सजीव हो तो वे वनस्पति हैं अथवा प्राणी हैं। तो पहले आप इस वृक्ष को देखिए। वृक्ष ये सजीव है और वनस्पति में आता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये भी सजीव है और इसको हम वनस्पति में रखते हैं। आगे देखिए, आपको खरगोश दिख रहा है। खरगोश सजीव है और ये प्राणी है। इसके आगे मेढक, मेढक सजीव है और ये प्राणी में आता है। इसके आगे आप देखेंगे गैस सिलेंडर, ये निर्जीव है। ग्लास निर्जीव है। इसके आगे आप देखिए गमले में पौधा लगा हुआ है। गमले में लगा हुआ जो पौधा है वो सजीव है, गमला निर्जीव है। आगे देखिए कढ़ाई, कढ़ाई निर्जीव है। तो इस तरह से हमने सजीव और निर्जीव को देखा और उनका वर्गीकरण किया। थोड़ा सोचो, रेलगाड़ी का इंजन यहाँ से वहाँ आ जा सकता है, फिर यह सजीव है या निर्जीव? रेलगाड़ी यहाँ से वहाँ चलती ज़रूर है, हम इसे सजीव नहीं कह सकते क्योंकि ये लोहे से बनी हुई है और इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इससे रेलगाड़ी आती जाती है। सजीव वृक्ष की लकड़ी से कुर्सी बनाई गई तो यह कुर्सी सजीव है या निर्जीव? जब तक वृक्ष खड़ा है, हरा है, अपने से बढ़ रहा है, उसमें पत्तियां लगी हुई हैं, तब तक वो सजीव रहता है। जब उसे हम काट देते हैं, उसकी लकड़ी अलग कर लेते हैं, लकड़ी सूख जाती है और उससे मेज बनाते हैं। और ये जो कुर्सियाँ बनती हैं, मेज बनती हैं, ये ना भोजन खाते हैं, ना उनको पानी की आवश्यकता होती है, तो हम इसे सजीव कैसे कह सकते हैं? ये सजीव से ही बनी है, परंतु ये निर्जीव है। बताओ तो, तुम्हारे परिसर में कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? या आपको देखना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पत्थर से तैयार होने वाली कौन सी वस्तुएं तुम्हें मालूम है? पत्थर से क्या क्या बनते हैं, ये भी आपको देखना है आपके आसपास में और अपनी कॉपी में लिखना है। जिस तरह से हमारा संबंध होता है, हम सजीवों का मतलब हम इंसान का एक दूसरे से, उसी तरह से परिसर के जो घटक होते हैं उनका भी अपने आप में संबंध होता है। तो आगे हम परिसर के सभी घटकों का पारस्परिक जो संबंध है उसे देखेंगे। पानी और हवा परिसर के ही घटक हैं। सभी सजीवों को इसकी आवश्यकता होती है। वैसे ही सभी सजीवों को भोजन की भी आवश्यकता होती है। उन्हें यह भोजन परिसर से ही मिलता है। सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं भी परिसर से ही मिलती हैं। पक्षी घोंसला बनाते हैं, उनके लिए पक्षियों को कपास, तेलियां, धागे जैसी वस्तुएं लगती हैं। ये वस्तुएं उन्हें अपने परिसर से मिलती हैं। मनुष्य तो परिसर से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करता है, जैसे कपास, ऊन, रेशम, ये सारी वस्तुएं परिसर से ही मिलती हैं और इससे कपड़ा तैयार होता है, जो आपको यहाँ पर बताया गया है, क्रम से बताया। देखिए कपास, उसमें से रुई निकलना,
और फिर यहाँ पर कपड़े बनाना। इसी तरह आगे भी देखिए बताया, यहाँ पर भेड़ है, भेड़ से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊन, ऊन से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर। फिर आगे देखिए यहाँ पर एक बांस की टोकरी दिखाई दी गई है, वो बांस से बनती है। फिर पुस्तकें, ये भी एक प्रकार के लकड़ी से प्राप्त करते हैं। परिसर से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ही मनुष्य चटाई बनाता है, टोकरियाँ बनाते हैं, कॉपी का कागज जैसी वस्तुएं बनाता है। घर बनाने के लिए मनुष्य को मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ये सभी वस्तुएं परिसर से ही मिलती हैं। कुछ वनस्पतियों के बीज पवन के द्वारा, हवा के द्वारा बिखेरे जाते अन्य जगहों पर। इस कारण वनस्पतियों के नए पौधे अलग स्थानों पर अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें धूप मिलता है और बरसात का जो पानी मिलता है, इससे अपने आप अन्य जगहों पर वनस्पतियों के नए पौधे तैयार होते हैं। इसका मतलब यह है कि परिसर के द्वारा वनस्पतियों को भी सहायता मिलती है। सजीव जो वस्तुएं परिसर से लेते हैं, परिसर पर उनका क्या प्रभाव होता होगा, हम उनसे लेते हैं तो उससे परिसर के ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव भी होता है और थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव भी होता है। गिद्ध, लोमड़ी जैसे प्राणी क्या करते हैं, मरे हुए प्राणियों का मांस खाते हैं। इस तरह से वो पर्यावरण को साफ भी रखते हैं और अपना पेट भी भरते हैं। अपना पेट भरने के साथ साथ ये प्राणी अपने परिसर को स्वच्छ करते रहते हैं। मरे हुए प्राणियों के जो बचे हुए भाग होते हैं वो सड़ते हैं और यह सड़ा हुआ पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है। वृक्षों की जो सूखी पत्तियां झड़ती हैं और वो भी मिट्टी में गिरकर सड़ती हैं और इससे मिट्टी क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। तो इस तरह से कसदार उपजाऊ मिट्टी द्वारा वनस्पतियों का अच्छा पोषण होता है। इसका मतलब यह है कि निर्जीव वस्तुओं से भी सजीवों द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आगे देखिए, हमें एक भेड़ दिखाई दे रही है। तो क्या हम जानते हैं कि ये भेड़ भी जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, खास करके वनस्पतियों के लिए बहुत उपयोगी है। और किस तरह से उपयोगी है? भेड़ जैसे बाल वाले प्राणी झाड़ियों की पत्तियां खाते हैं और उस समय कुछ वनस्पतियों के बीज भेड़ के बालों पर चिपक जाते हैं, अटक जाते हैं। जब वह भेड़ दूसरे स्थान पर जाती है तब ये बीज वहां गिर जाते हैं। इससे दूसरे स्थानों पर वनस्पतियों के नवीन पौधे तैयार होने में सहायता होती है। इससे दूसरे स्थानों पर वनस्पतियों के नए पौधे तैयार होने में सहायता होती है। इसका मतलब ये है कि प्राणी तथा वनस्पतियां एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। तो चलिए, इस पाठ में हमने क्या सीखा, संक्षेप में देख लेते हैं। हमारे परिसर में असंख्य वस्तुएं हैं। इनमें से कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। सजीव स्वयं ही हलचल करते हैं। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन द्वारा उनकी वृद्धि होती है। सजीवों द्वारा उनके जैसे ही नवीन सजीव उत्पन्न होते हैं। सजीवों में कुछ प्राणी हैं तो कुछ वनस्पतियां हैं। सजीवों की सभी आवश्यकताएं परिसर द्वारा ही पूरी होती है। सजीवों द्वारा निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन होते हैं। परिसर के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आप इसे सदैव ध्यान में रखो। परिसर से मिलने वाली वस्तुओं द्वारा ही सभी सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ऐसी वस्तुएं बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे हाथों से परिसर को कोई क्षति न पहुंचे, क्योंकि परिसर हमारे लिए बहुत ही अनमोल वस्तुएं देता है। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। अब इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।